नमस्कार। सरकार आपके द्वार के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम विकास की योजनाएं चल रही हैं, तमाम जनपदों में किस तरह से इनका संचालन हो रहा है और इसकी जमीनी हकीकत क्या है। वाकई जनता को लाभ मिल भी रहा है या सिर्फ जो सरकार दावे कर रही है वो हवाई दावे हैं। तो इस बात को लेकर इन तमाम योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी में। और आइए अब आपको जनपद मैनपुरी के तमाम अधिकारियों से रूबरू कराते हैं जिनके कुशल नेतृत्व में तमाम विकास योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो हमारे बीच मंच पे बैठे हैं मध्य में जिलाधिकारी श्री चंद्रपाल सिंह, जिलाधिकारी के बाएं तरफ बैठे हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुमार जी, आपका भी सरकार आपके द्वार में स्वागत है। और जिलाधिकारी महोदय के दाहिनी तरफ बैठे हैं मुख्य विकास अधिकारी श्री दीपक मीणा जी। और परिचय होने के बाद एक बार फिर हम चलते हैं मंच पे ही जहां तमाम अधिकारी बैठे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिलाधिकारी महोदय से। आपसे जानना चाहेंगे कि जनपद मैनपुरी में जो तमाम विकास की योजनाएं हैं किस तरह से चल रही हैं और क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाले दिनों में अगर उनका क्रियान्वयन कर दिया जाए तो वाकई जनपद मैनपुरी के लिए वो मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। कल्याणकारी योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजना है समाजवादी पेंशन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के जो महिला वर्ग को है ये बहुत बड़ी एक सम्मान दिया है और आर्थिक सहायता के साथ साथ उनको एक समाज में एक अपना पैरों पर खड़े होने की एक योजना दी है, जिससे महिलाएं को प्रति माह 500 रुपये मिलता है और वो इस योजना से अपने खर्चे, अपने परिवार के खर्चे चलाती हैं और सम्मान उनको समाज में प्रदान किया गया है। ये कल्याणकारी योजना के साथ साथ मैनपुरी क्षेत्र में सबसे बड़ी सक्सेसफुल योजना जो है वो कामधेनु योजनाएं हैं। कामधेनु में यहाँ कामधेनु योजना की 3 कामधेनु योजनाएं चल रही हैं और हम आप सबसे गुजारिश करेंगे उनको अवश्य देखें। और जिससे 100 पशुओं वाली योजना है और 3 हमारी जो सक्सेसफुल योजनाएं हैं उससे उनका तो परिवार का आर्थिक लाभ हुआ ही है। इसमें आगरा यहाँ पास में है, वहाँ के लिए दूध सप्लाई बढ़ी है और मैनपुरी क्षेत्र में उनको रोजगार भी मिला है और पशुओं के पालन की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। माइक्रो कामधेनु हमारे यहाँ हैं 22 चल रही हैं जो सक्सेसफुल हैं और दुग्ध उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त मिनी कामधेनु योजनाएं भी हैं हमारे यहाँ, वो भी चल रही हैं, उसमें भी बहुत लोग रुचि ले रहे हैं। वो 50 पशुओं की है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ किसानों के लिए जो सबसे बड़ी योजना एक चल रही है फोटोवोल्टाइक पंप की, जिसके लिए यहाँ किसान बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और सबसे ज़्यादा तो बिजली की ज़्यादा प्रॉब्लम मैनपुरी में नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे फोटोवोल्टाइक पंप में सिंचाई के लिए उनको जब इच्छा हुई तब उसको चला लेते हैं। दिन में रात्रि में उनको सींचने नहीं जाना पड़ता। इससे लिए किसानों को बहुत ही लाभ मिला है और इसके लिए भी लोग बहुत उत्सुक हैं। किसानों के लिए इस साल से पारदर्शी किसान योजना लागू की गई है। पारदर्शी किसान योजना में ये है कि उनको जो बीज वितरण किया जाता है उसका जो अनुदान राशि है सीधे किसानों के खाते में जा रही है, जिससे बीच में जो बिचौलिए के काम करते थे वो इस सिस्टम से पूरे आउट हो गए हैं। और इसमें जनपद मैनपुरी के लगभग 15,000 किसानों को सब्सिडी दी गई है और उनके सीधे खाते में वितरित की गई है। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय, आपने तमाम विकास की योजनाओं के बारे में बताया। जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री की खासकर महत्वाकांक्षी योजनाएं किस तरह से आपके जनपद में संचालित हो रही है। और हम बात करते हैं अब सीधे मुख्य विकास अधिकारी से, क्योंकि तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उस पर मॉनिटरिंग तो जिलाधिकारी महोदय का रहता है लेकिन संचालन आपके नेतृत्व में होता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसमें काफ़ी चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी योजनाएं ऐसी चालू की हैं जो गैप्स थे। कई योजनाएं भारत सरकार की भी हैं पर बहुत सारे गैप्स हैं, कई लोगों तक वर्ग तक पहुंच नहीं पाती हैं बहुत योजनाएं। जैसे उन्होंने समाजवादी पेंशन चालू की। हमेशा बाकी पेंशन्स डिपेंड करती हैं बीपीएल लाभार्थी पे और अन्य क्राइटेरिया पे, पर उन्होंने जो लोग बीपीएल श्रेणी में नहीं हैं और महिलाओं के सम्मान के लिए ये योजना चालू की, जिसमें पेंशन का अंश भी काफ़ी ज़्यादा था, पर मंथ 500। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने इसको लिंक किया शिक्षा से, टीकाकरण से
और सभी चीज़ों से मॉड्यूल्स बना के कि आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर उस परिवार ने अपना शिक्षा का स्तर सुधारा, अपना टीकाकरण सुधारा, तो ये काफ़ी दूर की सोच है और ये योजना काफ़ी अच्छी है। दूसरा, किसानों के लिए जो सबसे अच्छी योजना चालू की, जो मिडिल मैन थे, जो बिचौलिया थे, जो बीच में सब्सिडी या अनुदान में पूरी जो पहुंच नहीं पाती थी किसानों तक, उसके लिए पारदर्शी किसान योजना चालू की, जिसमें हमारे यहाँ पे अब तक जितने भी किसानों ने इस पारदर्शी योजना में बीज लिए गए हैं, उनके अकाउंट में हमने सब्सिडी पहुंचा दी है, जो 15,000 के आसपास लोग हैं। यहाँ पे कभी इतना इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया था कि बच्चों और महिलाओं की हेल्थ पे, जो पिछले 10-20 सालों में इस पे फोकस नहीं था, पर इस टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वर्ष को महिलाओं और बच्चों को डेडिकेट करके अनाउंसमेंट किया है, और जिसके तहत यहाँ पे कुपोषण से लड़ने के लिए बहुत अभियान चलाया जा रहा है। बच्चे कुपोषित चिन्हांकित भी किए जा रहे हैं, उनको अलग से चिन्हांकित करवा के, फीडिंग करवा के उनकी ट्रैकिंग की जा रही है। मातृ सप्ताह में भी प्रेगनेंसी का सभी महिलाओं का टेस्ट करवाया गया, उनकी जांच करवाई गई हाई रिस्क प्रेगनेंसी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, और यहाँ पे भेजे गए महिलाओं को, जिनकी वजह से उनका ढंग से उपचार हो सके। इस तरीके से बहुत ऐसी राज्य की योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में जारी हैं। अभी इतना समय नहीं है कि सारी योजनाओं के बारे में मैं कह पाऊँ, पर ये मुख्य मुख्य योजनाएं जो काफ़ी लाभान्वित कर रही हैं लोगों को ज़मीनी स्तर पर। भय मुक्त समाज देने का काम होता है पुलिस का। तो मैनपुरी जनपद में पुलिसिंग सिस्टम क्या है, कैसे संचालित हो रही है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे युवा पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार जी मौजूद हैं। आप बताएं, जनपद मैनपुरी में किस तरह से पुलिसिंग सिस्टम आप चला रहे हैं? पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसको प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक है कि पुलिस को सुदृढ़ किया जाए और तकनीकी रूप से उनको वाहन मिले और पुलिस कर्मियों की कमी ना हो। इन तीनों दिशाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूरगामी सोच का परिचय देते हुए पुलिस की भर्ती बढ़ाई है। प्रत्येक थानों में अब पहले से आरक्षियों की संख्या बढ़ी है, और जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जो विवेचक होते हैं सब इंस्पेक्टर रैंक के, उस स्तर पे भी काफ़ी भर्तियाँ हो रही हैं, जिससे कि हमारी विवेचनाओं में उनकी गुणवत्ता में सुधार आए। गुणवत्ता बढ़ानी है विवेचनाओं की, उस संबंध में हर रेंज मुख्यालय पे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का स्थापना किया जा रहा है, जो कि काफ़ी समय से लंबित था और पिछली सरकारों ने शायद इस पर उतना विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मेरा मानना है कि इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के बन जाने के बाद जो ब्लाइंड केसेस होते हैं, जिनमें कोई जो अज्ञात में मुकदमे लिखे आते हैं, इन मुकदमों को खुलासा करने में पुलिस को सफलता मिलेगी, जिससे कि समाज में एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण हो सकेगा, जिसके बाद जो है लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। जो महिला संबंधी अपराध होते हैं उनमें पीड़िता को एफआईआर और मेडिको लीगल रिपोर्ट के तुरंत बाद उनको आर्थिक रूप से सहायता देने की जो योजना है, उसका भी काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है और उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा सीडीओ साहब ने बताया हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो पुलिस की कल्याणकारी योजनाएं हैं। जैसे पुलिस कर्मियों को आवासीय व्यवस्था की कमी रहती है, उसमें भी हमारे जनपद में अच्छी कार्रवाई हुई है। बाकी प्रदेश में भी जो मेरी जानकारी है आवासीय भवनों का निर्माण हो रहा है, और अभी एक और कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने शुरू करा है कि जितने भी सब इंस्पेक्टर्स हों सबको CUG नंबर अलॉट किया जाए, ताकि उनको जनता के साथ समन्वय स्थापित करने में आसानी हो। ये मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में ये भी कार्यान्वित हो जाएगा। इसके साथ साथ जो पुलिस कर्मियों के कल्याण की जो योजनाएं हैं, चाहे वो चिकित्सा प्रतिपूर्ति की हो, चाहे उनके अकाल मृत्यु या कर्तव्य पे मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को नौकरी दिलाने की हो, ये सब सराहनीय कदम है। और सब में मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है, DGP साहब के निर्देशन में भी। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जो भी कदम उठाए गए हैं उससे पुलिसिंग और प्रभावी होगी और बढ़िया होगी, जिसके कारण समाज में एक शांति का माहौल बना रहेगा। और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटेंगे और बात करेंगे तमाम विकास की योजनाओं के बारे में कि किस तरह से तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं अपनी अपनी योजनाओं का जिले में किस तरह से संचालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन तमाम बातों को जो ये अधिकारी बताएंगे उनकी कसौटी जांचने के लिए हम तमाम जनता जनार्दन जो बैठी है उनसे भी बात करेंगे। तो आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज का दिन आपके लिए काफी खास है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार आपके द्वार है।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसानों की बातों को, किसानों की मुद्दे की बात करते हैं। इस जनपद में चलाई जा रही है पारदर्शी किसान योजना, तो किस तरह से इस योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है ये हम बात करेंगे। सबसे पहले जो योजना है किस तरह से चलती है, हम कृषि विभाग के अधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं, आपसे ही जानना चाहेंगे। एक हमारे कृषि विभाग की योजना किसान पारदर्शी योजना, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत मैंने खरीफ में और रबी में जो कि किसानों को प्रमाणित बीज, कृषि यंत्र, अन्य जो भी हम कृषि विभाग से सुविधाएं देते हैं, डायरेक्ट उनके डीबीटी के माध्यम से, आरटीजीएस माध्यम से उनके बैंक खाते में जो भी अनुदान की धनराशि हम लोग स्थानांतरित करते हैं। अब तक हम लोग खरीफ और रबी में लगभग 3 करोड़ रुपए किसानों के खातों में, 15,500 किसानों के खातों में जो भी सब्सिडी हमने दी है सब किसानों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई। और ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बीच में कहा था, उसी के जो बिचौलिया थे उसको सभी को समाप्त हो गया। अब डायरेक्ट हमारा किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के उन्हीं किसानों को हम लोग सुविधा प्रदान करते हैं जो हमने रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारे जनपद में लगभग 56,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए, उन्हीं किसानों को मैंने ये सब्सिडी का पैसा स्थानांतरित किया गया है। हमारे बीच में एक साथी मौजूद है, संभवतः किसान है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ये जो तमाम जो दावे किए जा रहे हैं मंच से अधिकारियों द्वारा, उसका कुछ लाभ आपको मिला है? जी सर, ये पारदर्शी किसान योजना बहुत ही लाभदायक है। हम सब किसानों के लिए, प्रत्येक को इससे लाभ मिलेगा। क्या मिला आपको, थोड़ा बताइए तो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिला करके और पीछे से कुछ सूखा राहत का भी लगा के उससे 2,000 क्विंटल पर सब्सिडी दी गई है प्रत्येक किसान को, जिसने सरकारी बीज केंद्रों से बीज खरीदा उन लोगों को। पहले मतलब मक्का के सीजन में जो डीबीटी के माध्यम से पहली बार हुआ, वो 15 दिन में हमारे यहाँ किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया। गेहूं थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन वो भी 1 महीने के अंदर पहुंच गया। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले सब्सिडी दूसरे सिस्टम से होती थी। छूट की लूट जो चल रही थी, मैं तो कहता हूं देश भर में चल रही थी, हमारे यहाँ तो चल ही रही थी। तो जो छूट की लूट है उससे किसान को राहत मिली। हमको क्या मिला ये कम महत्व रखता है, लेकिन हमको ये महत्व रखता है कि सबको मिला। गुड ऑफ ईच इज द गुड ऑफ ऑल। हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, बिना किसी संकट के मिल रहा है, बिना किसी रिश्वत के मिल रहा है, बिना किसी के दरवाजे पर जाए मिल रहा है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं। अगर ये सोचते तो ये दशा नहीं आती। वेस्टेज, स्टैग्नेशन, करप्शन, ये सब इसी व्यवस्था का ही परिणाम था, इसी व्यवस्था का परिणाम था। अब ये वेस्टेज क्यों नहीं हो रहा? अब ये स्टैग्नेशन क्यों नहीं हो रहा? अब ये करप्शन क्यों नहीं हो रहा? अब 500 रुपए की बकरी ली और 50 रुपए हम पे ऊपर से लग गए। 5,000 रुपए की भैंस ली, 100 रुपए ऊपर से लग गए, 500 रुपए ऊपर से लग गए। सारी समस्याओं से निदान करने के लिए जो ये सरकार ने कदम उठाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और इसके रिजल्ट्स ऐसे आएंगे जिससे किसान और सरकार के बीच में एक ऐसा तारतम्य बैठेगा जिसको कहा जाएगा दिस इज ए ट्रू गवर्नमेंट। सिंचाई के लिए जो तमाम जो पंप की योजनाएं हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। हम बात करेंगे जनता जनार्दन से। अभी जो बात चल रही थी उसमें अभी सब्सिडी की बात हो रही थी, लेकिन सिंचाई के लिए पंप वगैरह भी दिए जाते हैं। तो यदि कोई हमारे बीच में मौजूद हो जिनको पंपों का भी लाभ मिला हो, सोलर पंप वगैरह तमाम पंप हैं, अगर मिला हो किसी को, तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सिंचाई के बारे में जो योजना चल रही थी, सोलर पंप के बारे में, तो हमने देखा उसमें अच्छी योजना हमको लगी, तो हम डीडी साहब के पास मिले, उन्होंने बताया योजना के बारे में। तो हमने एक सोलर पंप लगवाया अपने यहाँ, और 3 HP का है, जिसमें 2.5 इंच पानी समर के माध्यम से निकलता है। जब सूरज निकलते हैं उसके बाद शुरू हो जाता है, और सूरज जब तक रहते हैं तब तक पानी चलता है। 2.5 इंच पानी निकलता है बढ़िया। 1,17,200 रुपये का हमसे ड्राफ्ट लिया गया था, और 15 दिन के अंदर वो लगा के पूरा चालू करके दिया गया हमको। अब हम बात करते हैं कुछ तमाम अन्य योजनाओं के बारे में। हम बात करते हैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय आए हुए हैं कि कामधेनु योजना जो है इनके नेतृत्व में चल रही है, क्या फीचर है मैनपुरी जनपद में? यहाँ कामधेनु योजना जो 100 पशुओं वाली है, दुधारू पशुओं वाली, अच्छी जात के पशु पंजाब और हरियाणा से लाते हैं, जिसमें 90 लाख रुपए फाइनेंस कराना होता है बैंक से, और 30 लाख रुपए मार्जिनल मनी लाभार्थी को लगाना होता है। शासन में 12% के रेट से ब्याज देता है सब।
दूसरी योजना है मिनी कामधेनु, जो 53 लाख की योजना है, 50 पशुओं वाली है, जिसमें 39 लाख रुपए बैंक से फाइनेंस होता है और 14 लाख रुपए लाभार्थी को लगाना होता है। इसमें भी 12% के रेट से शासन 5 साल के लिए ब्याज देगा। अच्छे दुधारू पशु हम मुर्रा जात के भैंस और क्रॉस ब्रेड, होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी गाय अथवा साहिवाल गायों को हम लाते हैं। तीसरी माइक्रो कामधेनु के नाम से योजना है, जो 27 लाख की है, जो उसमें 7 लाख लाभार्थी को लगाना है, 20 लाख जो है बैंक से लोन कराना होता है, जिसमें 12% के रेट से ब्याज दी जाती है। ये 25 पशुओं की योजना है। और चौथी योजना हमारी मुर्गी पालन की है, जिसमें खास करके अंडा देने वाली मुर्गियों का 30,000 का फार्म यहाँ संचालित है, जो 1 करोड़ 80 लाख की योजना है, जिसमें 54 लाख रुपए लाभार्थी के द्वारा लगाए गए हैं और 1 करोड़ 26 लाख रुपए बैंक द्वारा फाइनेंस किया गया है। इस पर 10% के रेट से हम ब्याज दे रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से योजना हैं जो संचालित हैं। और कामधेनु में 3 इकाई संचालित हैं और मिनी कामधेनु में 22 इकाई संचालित हैं। सैंक्शन 23 हैं, इसमें एक और संचालित हो जाएगी। और जो माइक्रो कामधेनु है उसमें 18 सैंक्शन हो गई हैं, तो 11 संचालित हैं और यथाशीघ्र पूरी हो जाएंगी। जनता जनार्दन से एक महोदय हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो तमाम अभी जो कामधेनु योजना के बारे में अधिकारी बता रहे हैं, उनका जमीनी हकीकत क्या है? मैंने कामधेनु डेयरी योजना अखबार के माध्यम से शुरू में देख के फार्म में अप्लाई किया था, वो स्वीकृत हो गया था। उस माध्यम से हमने अपनी मवेशी खरीदी, बाहर से लाए, उससे लोगों को रोजगार मिला, हमको भी रोजगार मिला, अच्छी आमदनी भी हुई। मुख्यमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना का लाभ हमें तो मिल ही रहा है, इसके साथ लोगों को रोजगार मिल रहा है। शहर के नज़दीक होने के कारण दूध का भी सही मूल्य मिल रहा है और ये बहुत ही मतलब इसका पूर्ण लाभ मिल रहा है इसका। और कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, हम जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे तमाम अन्य विकास की योजनाओं की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। हम बात करते हैं मैनपुरी जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से और जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर, उसका जो वाकई रियलिटी है मैनपुरी जनपद में वो क्या है। जनपद मैनपुरी में 8 CHC है, 50 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं तथा 198 सब सेंटर्स हैं। इनके द्वारा जनता को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुख्य बात है कि सभी लोगों को मुफ्त जांचें होनी चाहिए, मुफ्त दवाई होनी चाहिए, मुफ्त उपचार होना चाहिए। इस बात पे मेरे पूरे प्रयास हैं शासन के, प्रशासन के, कि सभी जनमानस को हम स्वास्थ्य प्रदान कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 102 एम्बुलेंस जो सभी माताओं को, जो प्रेग्नेंट मदर हैं, 0 से 1 साल के बच्चे हैं, इनको फ्री में ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके घर से अस्पताल तक या अस्पताल से घर तक ले जाने के लिए फ्री उपलब्ध हैं। तथा जब भी प्रसव होता है, प्रसव के उपरांत भी इनको ड्रॉप बैक की व्यवस्था दी जाती है और बंध्याकरण के दौरान जो नसबंदी के कैंप होते हैं उसमें भी एम्बुलेंस के द्वारा मुफ्त में उनको घर पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ जो समाजवादी एम्बुलेंस 108 है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है हमारी सरकार की। इसके द्वारा जितने भी आकस्मिक घटनाएं हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो या अचानक रूप से कोई गांव में बीमार होता है, उसको जैसे ही वो फ़ोन करेगा अतिशीघ्र वो वहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर के उसका उपचार कराया जाता है। इसके साथ ही अभी जनवरी में 27 जनवरी से 3 मार्च के बीच में मातृत्व सप्ताह, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया गया। ये भी इसी बात पर आधारित है कि सभी माताओं की जितनी गर्भवती थी उनका चिन्हीकरण किया गया, उनको उपचार दिया गया तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो उनमें थी उनको भी आइडेंटिफाई करके और अच्छे अस्पताल CSC, PSC या जिला अस्पताल में उनको संदर्भित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। इससे भी हमारे बच्चे और माताएं स्वस्थ रहेंगी और जनमानस स्वस्थ रहेगा। हम जनता के बीच में ही चलते हैं, उधर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या अभी CMO महोदय ने जो तमाम बातें कही जननी सुरक्षा योजना का, उसका लाभ आपको मिला और मिला तो किस तरह से मिला? मैं फ्री में गई थी, उससे आशा मुझे लेकर गई थी और मुझे दवाई भी मिली, सब कुछ खाना भी मिला, वहीं पर सब कुछ फ्री मिला मुझे। मैं एम्बुलेंस से आई हूँ और घर ले गई है, मैं सब चीज़ फ्री मिली, 1400 रुपया मिले मेरे को।
अभी हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग के तमाम योजनाओं के बारे में, जननी सुरक्षा योजना के बारे में हमने बात की, तमाम महिलाओं से बात की। हालांकि शब्दों से वो ज़्यादा व्यक्त तो नहीं कर पाई, लेकिन उनके चेहरे पे जो आभा देखने को मिली उससे साफ साफ पता चल रहा है कि कितनी लाभान्वित है, कितना लाभ उनको जनता को मिल रहा है तमाम विकास योजनाओं की, खासकर स्वास्थ्य की योजनाओं का। तो हम बात जब स्वास्थ्य की कर रहे हैं तो तमाम जो जनता जनार्दन है मौजूद है, उनमें से हम जानना चाहेंगे कि आपके जो स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं आपके बीच मौजूद है, आपकी कोई समस्या हो स्वास्थ्य विभाग को लेकर कभी आई हो, तो यदि आप आज उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये पहली बार ज़िंदगी में ये मंच ऐसा लगाया गया है, बड़ा दिल गदगद हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बात हमारे अधिकारी, खैर डीएम साहब तो हमारी सुनते ही रहते हैं, सीटीओ साहब भी सुनते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के चेहरे कभी नहीं देखे जो आज हमारी अखबारों में और टीवी में तो आएगी। तो मैं आपसे सीएमओ साहब से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत रुपया खर्च कर रही है और काफ़ी लंबी लंबी लाइनें वहाँ अस्पताल में लगती हैं। अगर इसको बचाना चाहते हैं तो मेरा एक थोड़ा सा सजेशन है कि आप जो हैं शहरों में तो फॉबिंग करा रहे हैं, अगर देहातों में फॉबिंग कराएं तो डेंगू, मलेरिया, चिकन पॉक्स, फॉल पॉक्स यानी ये काफ़ी बीमारियां रोकी जा सकती हैं और इससे लीवर यानी बॉडी डैमेज भी रोका जा सकता है। सरकारी दवाइयों का जो नुकसान हो रहा है वो भी रोका जा सकता है। जड़ को लेकर चलिए। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर देहात में, शहर में तो फॉबिंग होती है हम लोगों को ही, और डीएम साहब फॉबिंग जरूर हमारे देहातों में महीने में 2 बार करवा दें तो हो सकता है हम मच्छरों से कुछ ना कुछ हमें निजात मिले। बहुत छोटा सा साहब प्रश्न है और अगर इस चीज़ को अगर आप मान लें तो बहुत रुपया गवर्नमेंट का बचेगा और हम लोगों का जो टाइम बर्बाद होता है, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, तो हम दवाइयों में रुपया खर्च हो रहा है, इस जड़ को आप देख लें, बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। आपने अभी बहुत ही पते की और बड़ी बात की है। निश्चित रूप से यदि रोग को ही रोक दिया जाए, रोगी के पास रोग फटकने ही न पाए, तो तमाम समस्याओं का समाधान होगा, सरकार के पैसे बचेंगे, लोगों की समस्याएं समाप्त होगी। बहरहाल आपने जो सुझाव दिया सीधे स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं हम उन तक पहुंचाते हैं और आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रक्रिया है, क्या इनकी जो बात थी उसको कितना फॉलो करेंगे आप लोग? जो अभी प्रश्न मुझसे पूछा गया है, मैं ये स्पष्ट करूं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बेसिक मोटो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रयास करते हैं कि हर बीमारी का प्रिवेंशन करें। फॉर एग्जाम्पल हम टीकाकरण करवाते हैं इस लिहाज से कि बीमारियां होने न पाएँ। सिमिलरली ये जो इन्होंने बताया कि डेंगू, मलेरिया आदि आदि जो बीमारियां होती हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, इसके लिए भी प्रयास रेगुलर रहते हैं। डीटीटी का छिड़काव हम करवाते हैं। ये निश्चित है कि समय समय पर खास करके बरसात के मौसम में जब ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं, नियमित छिड़काव कराया जाता है। मैं पुनः ये प्रयास करूंगा कि रेगुलरली, जैसा कि आपकी डिमांड है, हम रेगुलरली डीटीटी का छिड़काव करवाएं ताकि मच्छरों का रोकथाम हो सके और बीमारियां न पनपें। ये मैं वादा करता हूं। आपके जो जनपद के पुलिस विभाग के मुखिया हैं आपके बीच मौजूद हैं, उनसे यदि कोई प्रश्न हो आपसे तो आप कर सकते हैं। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम मैनपुरी में रहते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, तो इससे जो क्राइम केसेस हो रहे हैं इसे कैसे रोक सकते हैं? अपने हम खुद चाहें तो कैसे रोक सकते हैं? जो आपने प्रश्न पूछा है, 2 तरीका है उसको टैकल करने का। अगर स्कूल आते जाते समय, ट्यूशन आते जाते समय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लड़के छेड़खानी कर रहे हैं, तो या तो आप 1090 पे फ़ोन कर लीजिए। वो लखनऊ में जो कॉल सेंटर है वहाँ पे रिसीव होता है वो कॉल, और वहाँ से संबंधित पुलिस अधीक्षक को इन्फॉर्म किया जाता है और हम आपको आपकी पहचान को गोपनीय रखते हुए आपकी समस्या को सुनते हैं और जो भी उसमें दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो दूसरा तरीका है कि आप सीधे 100 नंबर फ़ोन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, और 100 नंबर जो जिला नियंत्रण कक्ष होता है वहाँ पर वो फ़ोन अटेंड होता है, आपकी समस्या को नोट किया जाता है और फिर जो हमारी महिला पुलिस अधिकारी होती हैं वो मौके पे पहुँच के आपकी समस्या को सुनती हैं और जो भी उसमें दोषी होता है, जो लड़के या जो दोषी उसमें आपके साथ बदमाशी कर रहे हैं या छेड़खानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी होता है और उनको जेल भेजा जाता है। इसके अलावा जो आपने अपने आप की रक्षा करने की बात कही है, तमाम स्कूलों और कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चलती हैं, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आपके स्कूल या कॉलेज में इस तरह का कोई क्लास हो तो आप लोग उसको अटेंड करिए और उसमें सेल्फ डिफेंस की कई चीज़ें सिखाई जाती हैं,
तो उससे भी आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। प्रदेश सरकार कौशल विकास माध्यम से जो तमाम जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला रही है, जो इस जनपद में क्या स्थिति है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। कौशल विकास मिशन में क्या हो रहा है, कितने लोगों को लाभ मिला, किस तरह से योजना चलाई जा रही है। जो कौशल विकास जो मिशन है उसके जो यहाँ पे अधिकारी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे वस्तु स्थिति क्या है। जनपद में जो भी हमारे 14 वर्ष से 35 वर्ष तक के बेरोजगार युवक हैं, जो प्रशिक्षण लेकर के अपनी सेवा या रोजगार करना चाहते हैं, ऐसे सभी युवकों के लिए हमारे राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जनपद में लगभग 49,000 लोगों ने कौशल मिशन के अंतर्गत रोजगार के लिए, प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया हुआ है। वर्तमान वर्ष में हम लोगों ने 189 लोगों को ट्रेनिंग दी है और 5,559 लोग जो हमारे वो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से 88 लोगों को अभी रोजगार स्थापित कराया जा चुका है, जिसमें हमारे कुछ लाभार्थी जिन्होंने रोजगार पाया जो उपस्थित भी हुए हैं। तो जनपद में 2 प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ये कौशल मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये जो अभी कौशल विकास मिशन के तहत जो आपने बात कही, क्या लोगों को रोजगार मिला है? मिला है तो किस तरह से मिला है, क्या आय कर रहे हैं, कैसे उनकी लाइफ स्टाइल आज की डेट में क्या है? हमारे बीच यदि कोई हो तो अपनी बात रख सकते हैं। मैनपुरी जनपद में तमाम जनता जनार्दन मौजूद हुई है, उन्हीं में से तमाम लोग हैं। हम उनमें से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मैंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के अंतर्गत अकाउंट असिस्टेंट यूजिंग टैली का कोर्स किया था, जिससे मुझे रोजगार मिला। MHWH कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी पर मैं टीचिंग करती हूँ। बच्चों को कौशल विकास के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाती हूँ। ये योजना बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि जो बेरोजगार बच्चे हैं और गरीब परिवार से हैं, उन्हें शिक्षा मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, ड्रेस मिल रही है, कॉपी किताबें मिल रही हैं और बाद में रोजगार मिल रहा है। समाजवादी पेंशन योजना की वस्तु स्थिति क्या है? हमारे बीच में मौजूद हैं मैनपुरी जनपद के समाज कल्याण अधिकारी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि महोदय आप बताएं कि किस तरह से जो तमाम जो समाज कल्याण की योजनाएं इस जनपद में चल रही हैं, क्या है उनकी वस्तु स्थिति? समाज कल्याण विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना है समाजवादी पेंशन योजना। ये ऐसे लोगों के लिए संचालित की जा रही है जिनको जो गरीब हैं लेकिन उनको और कोई पेंशन की लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है या विकलांग पेंशन है। उसके बाद भी उनके लिए ये संचालित है। उनकी शर्तें हैं, जैसे 0.5 हेक्टेयर सिंचित भूमि से अधिक उनके पास भूमि न हो, 1 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि न हो, वो आयकर दाता न हो, उसके पास मोटराइज्ड वाहन न हो, मशीनीकृत कृषि उपकरण न हो और उसके पास अपना आवास न हो। मुख्य उद्देश्य यह है कि वो व्यक्ति गरीब हो और उसको किसी योजना का लाभ न मिल रहा हो। ऐसे लोगों को ये समाजवादी पेंशन दी जा रही है। इसमें 500 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है। 3-3 महीने पर यह पेंशन सीधे ई-पेमेंट के माध्यम से लखनऊ से उनके खाते में आ रही है और इस जनपद में 34,210 लोगों को इससे लाभान्वित किया जाए। हमारे बीच में जनता जनार्दन के बीच में तमाम महिलाएं हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, सामने बैठी हुई हैं, कि ये जो समाजवादी पेंशन योजना है इसका लाभ आपको मिल रहा है और कैसे मिल रहा है? 1500 रुपये मिलते हैं 3 महीने में। उसके बाद बच्चों को खाना पीना और पढ़ाना लिखाना सभी में मतलब जो हो जाता है, और कोई वो नहीं है, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी है। और अब हम बात करते हैं उस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। ये योजना, लैपटॉप की योजना जो है, इस जनपद में किस तरह से संचालित की जा रही है DIOS के माध्यम से। आप भी हमारे बीच में मौजूद हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लैपटॉप वितरण के मुख्यमंत्री की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी स्थिति इस जनपद में क्या है? जनपद मैनपुरी में CBSE, ICSE, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, UP संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड से उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण करने की योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 494 छात्र छात्राओं को, मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण किया जा चुका है। उसी कड़ी में जनपद मैनपुरी के इन सभी बोर्डों से उत्तीर्ण, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 984 छात्राओं को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 30,000 रुपये प्रति छात्रा की दर से छात्राओं को कन्या विद्याधन का चेक उपलब्ध कराया गया है, लाभान्वित किया गया है। उसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं को कॉलेजों में पहुंच को आसान करने के लिए
9 राजकीय हाई स्कूलों की स्थापना की गई है और सभी 9 राजकीय हाई स्कूल संचालित किए जा चुके हैं, पढ़ाई उसमें प्रारंभ हो गई है। यहाँ पे स्कूल ड्रेस में कुछ हमको जनता जनार्दन में दिख रहे हैं, कुछ युवा बच्चे दिख रहे हैं, पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप में से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये लैपटॉप जो आपको मिला है, आप इससे पहले जो आपकी जीवन शैली थी, पढ़ने की जो शैली थी और आज की शैली में कितना महत्वपूर्ण अंतर है और कितना बदला हुआ अपने आप को आप मानते हैं? पहले जब हाई स्कूल का रिजल्ट निकला था उससे पहले मतलब कि जो क्लास में पढ़ता था तो जो सब्जेक्ट होते थे उनमें कई सारे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, उनमें टिपिकल जो क्वेश्चन आ जाते थे तो उसको पढ़ने में दिक्कत आती थी। इसलिए मैंने अपने पापा से गुजारिश की थी मेरे लिए ऐसा कोई मतलब लैपटॉप या टैबलेट जैसा कोई साधन दे दो तो उससे मैं मतलब कि ले सकूँ, लेकिन मेरे पापा की आर्थिक कमी होने के कारण उन्हें नहीं ले पाया। फिर फर्स्ट ईयर में जब मैं पढ़ने लगा तो समस्या, फिर मैंने पापा से कहा नहीं आ पाया, लेकिन तभी मतलब कि एक बार मतलब गुरुजी ने कहा कि आपको लैपटॉप मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे लैपटॉप देने की बात कही तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज मुझे जो समस्याएं आती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं उनको बड़ी आसानी देते नेट के द्वारा देखकर मैं उनको पूर्ण कर लेता हूँ। धन्यवाद। और भी छात्र छात्राएं हमारे बीच में स्कूल ड्रेस चूंकि पहने हुए तो लग रहा है, तो उनकी स्थिति देखते हैं। आप बताएं कि क्या आपको लग रहा है, किस तरह से आपकी जीवन शैली, आपकी जो पढ़ाई की शैली है लैपटॉप मिलने के बाद से बदली है? हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें भी मतलब सम्मानित किया जाएगा हमारी योग्यता के बल पर मुख्यमंत्री के द्वारा, और आज वो भी किया गया। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ऐसे ये फंक्शन जारी रखेंगे तो शायद हमारे भाई बहन उनका भी उत्साह बढ़ेगा, वो भी कुछ करके दिखाएंगे। लैपटॉप के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। यूपी वेबसाइट होती है UPLC, जिससे हम हेल्थ की केयर कर सकते हैं। कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे कुछ तमाम अन्य विकास की योजनाओं की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। और अब एक बार फिर से हम चलते हैं, मुखातिब होते हैं तमाम जो मंच पे बैठे हमारे अधिकारी है। सबसे पहले एक बार फिर से हम जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि अभी सरकार आपके द्वार के माध्यम से तमाम जनता ने जो बातें कही, तमाम काफ़ी निष्कर्ष निकले होंगे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी जो योजना है काफ़ी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है और आगे क्या आपकी कार्यशैली होगी? ये जो वार्तालाप हुई उसमें जो किसान भाइयों से, बहनों से, बच्चों से उनका सरकार के प्रति, मैनपुरी में की गई कार्रवाई के प्रति जो रुख मिला वो एक उत्साहवर्धक रुख है। मैनपुरी के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि है सैनिक स्कूल, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेताजी और माननीय पिलौडी मंत्री जी सभी जनप्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए थे और सैनिक स्कूल का शिलान्यास हुआ था। ये मैनपुरी के लिए बहुत बड़ी अहम उपलब्धि है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मैनपुरी के लिए विशेष योगदान है। यहाँ पर सैनिक स्कूल खुलने से जहाँ तक जिले की गरिमा बढ़ी है, वहीं क्षेत्र के, मंडल के सब लोगों को, बच्चों को पढ़ने की सुविधा होगी और आगे हमारे लोग। यहाँ आपको जानकारी बता दें कि यहाँ भी फौज की भर्ती हुई थी। बहुत से लोगों में उत्साह है फौज में जाने का, सेना में जाने का, आर्म्ड फोर्सेज में जाने का। यहाँ बहुत मिलिटेंट कौम यहाँ लोग रहते हैं, बहुत खुश हुए हैं वो देख करके। यहाँ सैनिक स्कूल जब हो जाएगा तो उनके और आगे के कमीशन्ड अफसर बनने के उनके अवसर प्रदान होंगे, जो मैनपुरी के लिए खास होगी। मैनपुरी के लिए एक सबसे बड़ा और एक योगदान माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इटावा से लेकर के मैनपुरी से और कुरावली तक 4 लेन को जोड़ा गया है। इस 4 लेन में जगह जगह आप देखें तो साइड में किनारे में पेट्रोल पंप खुल गए हैं, दुकानें बन गई हैं, कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। इससे मैनपुरी के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, आवागमन होगा, ढाबे बन रहे हैं वहाँ रोजगार मिलेगा। इस तरह एक और सबसे बड़ी मैनपुरी की है कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज जो करीब बन करके लगभग तैयार है और जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी इसी सत्र में करेंगे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहाँ जुलाई से शुरू होने की कार्य योजना है। ये भी एक मैनपुरी के लिए बहुत उपलब्धि है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब पधारे थे तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि हमारे सिकोहाबाद से लेकर के मैनपुरी और भोगांव तक का जो रास्ता है वो अगर 4 लेन हो जाए
तो वहाँ के भी रहने वाले लोगों को बहुत सुविधा होगी, आवागमन की सुविधा होगी। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिले का उतना बड़ा विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री राज ने कृपापूर्वक उसका एस्टीमेट मांग लिया है और वो स्वीकृत होने जा रहा है। यहाँ सवेरे बहुत से बुजुर्ग टहलते हैं, टहलने के लिए उनको कोई स्थान नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ पैटर्न पर मैनपुरी में साइकिल ट्रैक 5 किलोमीटर का डेवलप करने की मंजूरी दे दी है, जिसका एस्टीमेट बन गया है। धन्यवाद जिला अधिकारी महोदय, आपने अभी तमाम योजनाओं के बारे में बताया, जो अभी जनता के माध्यम से जो फीडबैक मिला उसके बारे में बताया। एक बार फिर से हम मुखातिब होते हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय की तरफ। आपसे जानना चाहेंगे, जो तमाम अब तक काफ़ी देर विचार विमर्श हुआ जनता के बीच से, क्या आपको लगता है कि ऐसा कौन सा चैलेंज है जिसको पूरा करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा और आने वाले दिनों में वो वाकई मैनपुरी जनपद के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा? यहाँ पे सब लोगों से जो वार्ता हुई, रोज़ भी बाकी जनता से हम बात करते हैं, गांव जाते हैं, विजिट करते हैं, तो ये चीज़ बहुत निकल के आई है। यहाँ भी थोड़ी आज देखने को मिली कि लाभ हम पहुँचा पा रहे हैं, पर बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। कुछ ही एक ग्रुप या कुछ लोग हो जाते हैं गाँव के जो एक्टिव लोग हैं, जिन्हें उन सूचनाओं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी होती है। बाकियों को लाभ मिलता रहता है, पर जानकारी या पूरी डिटेल में नहीं होती। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हेल्थ विभाग के चल रहे हैं, बहुत ऐसे पेंशन के, बहुत एग्रीकल्चर के फील्ड में, जिन्हें समझना, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ में ही ऐसी सुविधाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने चालू की हैं कि सबको अपने अधिकार, सबको अपनी योजनाओं के बारे में पता हो। हमारे द्वारा भी जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में भी हम हर ब्लॉक में कार्यशालाएं कर रहे हैं, जो आज से वापस से स्टार्ट हुई हैं। सबको जाके, सब प्रधानों को बुला के सबको बताया जा रहा है कि ये योजनाएं हैं, आपको इसका, इसमें ये लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा, आपको ये करना है, इतना पैसा, हर किसी को ये पता होना चाहिए। जैसे यही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसान पंजीकरण की योजना है, अब सबको ये पता होना चाहिए कि पंजीकरण करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में बिचौलियों को बीच में से हटाने के लिए, डायरेक्ट सब्सिडी देने के लिए आपका पंजीकरण कंपलसरी है। अभी तो राज्य सरकार ने इसमें बहुत सहूलियत बरतते हुए जो भी आ रहा है उसका पंजीकरण जिस टाइम आ रहा है किया जा रहा है, पर टाइम के साथ ये पोर्टल एक टाइम पे बंद किया जाएगा। उसके बाद थोड़ी समस्याएं आएंगी कि उसके बाद किसान बोलेंगे हमारा पंजीकरण नहीं हुआ। तो इसलिए मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि इसमें पंजीकरण करवाएं। मैं धन्यवाद एक और बार देना चाहूँगा ईटीवी को कि इस प्रोग्राम को आपने जनपद मैनपुरी में लाए। धन्यवाद सीडीओ साहब, आपने अभी तमाम जो बातें कही उसमें आपने जानने की कोशिश की कि वाकई जो क्या चुनौतियां हैं, चुनौतियों को आपने जाना, और निश्चित रूप से जब तक चुनौतियों को जानेंगे नहीं उसको हम पूरा कैसे करेंगे। एक बार फिर से हम बात करते हैं, पुलिस विभाग के मुखिया हमारे बीच में मौजूद हैं। आपके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या लगता है कि वो कौन सी चुनौती है जिसको पूरा करके आप जो जनपद में जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चला सकेंगे? पुलिस के सामने 2-3 तरह की समस्याएं हमेशा रही हैं। अपराध पे प्रभावी अंकुश लगाना और अपराधियों को उनके सही स्थान पे पहुंचाना। इस क्रम में हम लोग कई चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, और जो समाज में हमारे जितने भी लोग हैं उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए कई तरह की योजनाएं अभी चल रही हैं। एक IGRS है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं अधिकारियों के सामने, उनकी अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग सीधे CM साहब के ऑफिस से हो रही है, और जो भी शिकायत लिखित हमारे पास आती है उसको हम लोग उसका निस्तारण करके उसको अपलोड करते हैं और वो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से उसको मॉनिटर किया जाता है, ताकि हर समस्या का एक गुणवत्तापूर्वक निपटारा हो। जो दूसरी चीज़ है एक CCTNS, जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही जल्द अब आप ऑनलाइन FIR की सुविधा यहाँ पा सकेंगे। शायद कई मामलों में आपको पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत ना पड़े और ऑनलाइन FIR पंजीकरण शुरू हो जाएगा। वो भी समस्या हट जाएगी कि थाने पे मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन हो जाएगा तो कोई भी तहरीर, अब शिकायत आप जो थाने पे देते हैं वो 24 घंटे के अंदर दर्ज होकर ऑनलाइन वो दिखने लगेगा, और उसकी कॉपी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। जो तीसरी प्रायोरिटी की चीज़ सरकार के लिए है वो यातायात की समस्या। चूँकि अब हर तरफ शहरीकरण बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ी है और सड़कों पे वाहन बढ़े हुए हैं, तो सरकार का एक लक्ष्य ये है कि ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए और जो शहरों में लगने वाले जाम पे अंकुश लगाया जाए। इस संबंध में भी धनराशि भी आवंटित की जा रही है और हर प्रकार की व्यवस्था की जा रही है ताकि यातायात को सुगमतापूर्वक संचालन किया जा सके। अंत में जो पुलिस विभाग की एक कमज़ोरी रही है कि हम लोग सेंसिटिव नहीं रह पाते हैं, या कई बार संवेदनशीलता की कमी परिलक्षित होती है हमारे डीलिंग्स में, हमारे काम करने के तरीके में। ये सरकार का यह प्रयास रहा है कि पुलिसकर्मी किसी भी मामले में संवेदनशीलतापूर्वक समाज के हर उस व्यक्ति की सहायता कर पाएँ जो
किसी भी प्रकार से प्रताड़ित हो, दुखी हो या उसके खिलाफ कोई अपराध किया गया हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और ईटीवी को धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोगों को इस जनमंच पे बुलाकर सारी समस्याओं से रूबरू कराया गया। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, लेकिन उससे पहले जो तमाम हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, खासकर जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय और सीडीओ महोदय, उनको हम दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ साथ जो तमाम विभाग जो आए हैं, उनके जो अधिकारी आए हुए हैं, तमाम जो जनता जनार्दन हमारे बीच में आई है, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और जो टीवी सेट के माध्यम से जो तमाम लोग सरकार आपके द्वार कार्यक्रम देख रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं और काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे हम किसी नए जिले में, किसी नए एपिसोड के साथ, कुछ नए मुद्दों को लेकर, नई जनता के साथ।